तो आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज़। ये क्यों होती है और कैसे होती है पार्किंसन डिजीज़, किसी ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पार्किंसन डिजीज़ किसी व्यक्ति को कैसे होती है हम देखेंगे। तो इसमें ये फैक्टर होता है कि हमारे ब्रेन में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। जबकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में कोई डिजनरेशन या प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है या इनकी कमी होती है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की, तो हमें पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलती है। और कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो कनेक्टिविटी जैसे ट्रैप जैसे कि होता है रिजिडिटी काइनेसिस एंड पोस्चर इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है इससे। तो जब भी हम ये दोनों जो होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बॉडी को प्रॉपर वर्क कराने के लिए काम करते हैं। जब भी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम हो जाता है बॉडी में तो पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलती है। ये दोनों इक्वली नहीं होते, इनका बैलेंस नहीं बन पाता, जिससे कि हमें पार्किंसन डिजीज़ होती है। और जब भी किसी को पार्किंसन डिजीज़ होती है तो ट्रैप देखने को मिलता है। ट्रैप मीन्स ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया एंड पोस्चर इंस्टेबिलिटी। जबकि किसी आप पार्किंसन पेशेंट्स को देखेंगे तो उनमें उनके हाथों में ट्रेमर्स आ जाएंगे, जैसे उनके हाथ कांप रहे होंगे दोनों हाथ, उनमें रिजिडिटी आके मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है, टाइटनेस जाती है मसल, इसमें हमें स्ट्रेचिंग थोड़ी रिलैक्स करना पड़ता है। एकाइनेसिया उनमें वीकनेस देखने को मिलती है। इनका पोस्चर इंस्टेबिलिटी, वो बेंड होकर चलते हैं, उनके शॉर्ट स्टेप्स होते हैं और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। पोस्चर इंस्टेबिलिटी मतलब वो झुक के चलते हैं और जो उनके शॉर्ट स्टेप होते हैं तो छोटे छोटे कदम लगते हैं, एक कदम है तो एक कदम छोटे छोटे स्टेप्स में झुक के चलते हैं वो। पार्किंसन डिजीज़, तो पार्किंसन इज टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर, एक मूवमेंट डिसऑर्डर है क्योंकि इसमें मूवमेंट हमारे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं मूवमेंट्स में, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड मूवमेंट, वॉकिंग का इधर उधर घूमने में, और ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए मूवमेंट डिसऑर्डर कहा गया है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम हो गए जिससे कि मूवमेंट डिसऑर्डर हो गया। दैट कैन इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ परफॉर्म कॉमन डेली एक्टिविटीज, जिसमें डेली एक्टिविटीज भी कम होती हैं। पार्किंसन डिजीज स्लोली प्रोग्रेसिव डिजनरेशन, और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। जैसे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन कम होता जाएगा वैसे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी। तो स्लोली प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स विद इन द सब्सटेंशिया निग्रा दैट कैन लीड्स टू अल्टर मोटर न्यूरॉन्स। और ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये सब्सटेंशिया निग्रा पर मिलते हैं, मतलब ये वहाँ पर सब्सटेंशिया निग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी होती है, जिसके कारण पार्किंसन डिजीज होती है। इसकी मोटर मूवमेंट हमारी क्या है, चलना, हाथ हिलाना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, हमारी मोटर मूवमेंट्स हैं, इसके इफेक्ट होते हैं। इट इज करेक्टर्स बाय ट्रेमर, रिजिडिटी, काइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, ट्रैप और रिजिडिटी, इसे काइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी। तो ये पार्किंसन डिजीज को डिस्क्राइब बाय द डॉक्टर जेम्स पार्किंसन। इनका नाम था पार्किंसन, के नाम पे पार्किंसन, नाम पे पार्किंसन डिजीज पड़ा। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन इन 1817 एज शेकिंग पैल्सी, उन्होंने शेकिंग पैल्सी इक्वेशन में देखी और उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, पार्किंसन डिजीज। इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। ये सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। पहली क्या है, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर सेम कॉज होता है, उसमें भी हाथों से काटते हैं अल्जाइमर डिजीज में। और उसके हम कॉज देखते हैं, कॉज देखते हैं दो तरह से होता है पार्किंसन डिजीज। पहला एक इडियोपैथिक होता है और एक अननोन होता है, वो पता नहीं चलता किसके थ्रू हुआ है। इडियोपैथिक मतलब कि बचपन के कुछ सिम्टम्स या कोई फैमिली के थ्रू होता है। द कॉज इज अननोन एंड ऑल्दो ट्रीटमेंट में बी पैलेटिव, द डिजीज इज इनक्यूरेबल। ये जो पार्किंसन डिजीज है अनक्यूरेबल है, बस सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं, जैसे रिजिडिटी होती है उसको हम कर सकते हैं, ट्रेमर्स को कम कर सकते हैं, पोस्चर इंस्टेबिलिटी को हम ठीक कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। मोस्ट फिजियोथेरेपी, मोस्ट पेशेंट सफर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पार्किंसन। ज़्यादातर हमें इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। एंड हाइपोथेसिस ऑफ न्यूरल लॉस इन इडियोपैथिक पेशेंट आर एज फॉलो। बहुत सारे इडियोपैथिक केस ऐसे भी आते हैं पार्किंसन डिजीज के जिनमें न्यूरल डिजेनरेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें सोचने समझने की क्षमता, जिसकी आपने कहेंगे कुछ एक्टिविटी करने के लिए, तो हमारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन्स, या किसी ने पार्किंसन डिजीज हो सकती है इडियोपैथिक होता है, या किसी ने हाईली टॉक्सिन्स न्यूरोटॉक्सिन्स की मेडिसिन ले रहा हो कोई, उसने हाई डोज ले लिया, हाई पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन डोज ले लिया, जिससे कि पार्किंसन डिजीज हो सकती है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, जो इफेक्ट करता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पर न्यूरोटॉक्सिन्स, जिससे कि पार्किंसन डिजीज हो सकती है। एक्सपोजर टू द फ्री रेडिकल, और कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई थेरेपी ली या फिर कोई ऐसी दवाइयाँ मेडिसिन से जो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना खा रहे हैं, तो इससे आपको हो सकता है, जिससे कि आपके न्यूरल इफेक्ट कर सकता है। और न्यूरल में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो सब्सटेंस जेनेटिक में होता है, नाइग्राम होता है, वहाँ से आपको दिक्कत कर सकता है, इससे पार्किंसन डिजीज आपको होती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स में आते हैं अल्फा साइनोक्लिन एंड पार्किंसन बोल सकते हैं, पार्किंसन ज़्यादा इफेक्ट होता है। आर फर्दर बीइंग स्टडी इन सर्टन एंड डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज। जैसे हम जेनेटिक फैक्टर हम डायग्नोसिस करें तो जेनेटिक में हम अल्फा साइनोक्लिन देख सकते हैं, तो इनकी एब्सेंस होती है या कोई बड़ी होती है, तो हम पार्किंसन डिजीज को इफेक्ट कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज प्रेजेंट है या नहीं। वैसे पोस्चर इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, ट्रेमर्स और एकाइनेसिस से हम पता लगा सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज है या नहीं। देन सेकंड केस होता है वो अननोन होता है, वो कोई कॉज पता नहीं चला कि पार्किंसन डिजीज कैसे हुआ इंसान में। देन सेकंड, पार्किंसन डिजीज मे बी कॉज्ड बाय द ड्रग इंक्लूडिंग डोपामिन एंटागोनिस्ट, फेनोथायाजिन, क्लोप्रोमाजिन, पेरिफेनाजिन, ब्यूटाइरोफिनोन्स, हेलोपेरिडोल, रेसिप्रीन। Poisoning by chemical or toxins may be caused, these including फर्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हैवी मेटल पॉइजनिंग। जैसे कि आपको कहीं आप काम करते हैं केमिकल फैक्ट्री में, कोई हाईली केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, वो आपने इनहेल कर लिया या आपके शरीर में कहीं किसी थ्रू इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में गए, जैसे कि आपके डोपामिन न्यूरॉन्स को इफेक्ट करा, न्यूरल डिजेनरेशन हुआ, जैसे आपको पार्किंसन डिजीज हो सकते हैं। इसमें आपका ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली आप लकड़ी जलाते हैं तब ये निकलता है, और कोयले में भी निकलता है। और हैवी मेटल एक्सपोजर आप जैसे फैक्ट्री में केमिकल फैक्ट्री पॉइजनिंग या कोई मेडिसिन है उससे हो सकता है। infectious cause including encephalitis, viral syphilis, other cause arteriosclerosis, विल्सन डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज, CNS। अगर आपको पार्किंसन डिजीज है तो ये सभी आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसके लिए एट फर्स्ट नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफर्स, तो किसी पेशेंट को जो पार्किंसन डिजीज में है उसमें नॉन मोटर फंक्शन क्या दिखेंगे, जो मोटर से इफेक्टेड नहीं है, जैसे कि
हमारी चलना, हाथ हिलाना, अपने कॉन्शियसली हाथ हिलाना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, ये हमारा कॉन्शियसली होता है। तो अनकॉन्शियसली क्या हो रहा है, तो वो नॉन मोटर है, जैसे कि हमारा नो स्मेल, ऑल्फैक्टरी नर्व इशू आ गया, कॉन्स्टिपेशन, आपको मतलब ये स्टूल का पता नहीं चला, यूरिन का पता नहीं चला, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ये साइकेट्री में आ गया, हेलुसिनेशंस आ गए, फटीग हो गया, बॉडी पेन है लेना, रोलिंग एंड सलाइवेशन। हम मोटर सिम्टम्स देखते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे ट्रैप, ट्रेमर, रिजिडिटी, काइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, ट्रेमर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस जो होता है एक ही तरह का बनाता है, उसमें हम स्माइल, ज़्यादा स्माइल नहीं कर सकते, बस हल्का सा मूव कर सकते हैं फेस को, फेस लाइक मास्क, जैसे मास्क होता है ना लगा तो दिखता नहीं चला अंदर क्या है, ऐसे फेस लाइक मास्क होता है। एक्सप्रेशन लेस पेशेंट, उसको पेशेंट को एक्सप्रेशन नहीं देता, चाहे कितना ही पेन हो रहा हो उसे। डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग ऑफ गेट, जब भी पेशेंट चलना स्टार्ट करता है तो दिक्कत आती है पहले, इनिशिएट मतलब जब भी स्टार्ट करेगा तब उसको डिफिकल्टी होगी, और जब भी गेट को स्टॉप करेगा तब भी उसे डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग गेट एंड डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग गेट, दोनों में उसको प्रॉब्लम होगी। सीओजी विल रिजिडिटी, जब भी अपना हाथ वो अपने कंधे के पास ले जाएगा तभी उसको रिजिडिटी फील होगी। लेग पैपेसिटी, टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल, उसके टेंडन रिफ्लेक्स होंगे, हैमर रिफ्लेक्स देखेंगे वो नॉर्मल होंगे, प्लांटर रिस्पॉन्स नॉर्मल होगा उसका, आई मूवमेंट भी नॉर्मल दिखेंगे पेशेंट में, बस फेस लाइक मास्क होगा उसका। पैथोफिजियोलॉजी देखें, डीजनरेशन ऑफ द डोपामिन प्रोडक्शन न्यूरॉन इन दी सब्सटेंशियल नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन में सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है जो डोपामिन का प्रोडक्शन करता है। जब डोपामिन के प्रोडक्शन में डीजनरेशन होगा, डोपामिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो मोटर मूवमेंट्स है वो कम हो जाएंगे, जिसमें पोस्चरल बैंड ट्रैप रिजिडिटी आ जाएगी, इसी पार्किंसन डिजीज होने के चांस हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टेड द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन इन द बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट इम्पेयर्ड एक्स्ट्रा पेरिमेंटल ट्रैक, जिससे एक्स्ट्रा पेरिमेंटल ट्रैक जो नीचे होता है कंट्रोल, वो भी लॉस होता है। लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल जो हमारे कॉन्शियस में हम कंट्रोल करते हैं मोटर कंट्रोल होते हैं, तो लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल भी आता है, जिससे कि ट्रैप देखने को मिलता है। रिजिडिटी ट्रेमर, काइनेसिया, पोस्चर इंस्टेबिलिटी देखने को, डायग्नोसिस देखिए किसी पेशेंट को हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ से पार्किंसन से। वैसे तो नॉर्मल मेथड की उसमें ट्रैप दिखेगा हमारा, पोस्चर इंस्टेबिलिटी पर ये ट्रेमर्स दिखेंगे, शॉर्ट स्टेप दिखेगा, बैंड पोस्चर दिखेगा, स्लाइवेशन दिखेगा, फेस लाइक मास्क दिखेगा, आइज मूवमेंट, टेंडन रिफ्लेक्स, प्लांटर पेशेंट नॉर्मल दिखेंगे। और क्लिनिकली अगर हम डायग्नोसिस करें तो क्या देखना है, सिटी स्कैन, एमआरआई और वेस्कुलर पैथोलॉजी। इसकी वेस्कुलर पैथोलॉजी के लिए हमें सिटी स्कैन, एमआरआई देखना है। फंक्शनल डोपामिनर्जिक इमेजिंग के लिए हमें उसकी डोपामिनर्जिक देखना है कि डोपामिन का प्रोडक्शन हो रहा है सब्सटेंशियल नाइग्रा में कि ब्रेन में या नहीं हो रहा है। तो एसपी, ईसीटी और पैटिक कराते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, क्योंकि हम पीछे पड़ा कि जेनेटिक से भी होते हैं ये पार्किंसन डिजीज, जेनेटिक से भी होते हैं। एंड फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपके परिवार में किसी को पहले था या नहीं। इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, उसका पूरा पोस्चर कैसा है, कितना उसको हमें एक्सरसाइज करा के ठीक करना है पेशेंट को। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कितना डेवलप हो चुका है, सी एस कल्चर कराते हैं। अगर सिम्टम्स देखें तो किसी पेशेंट को क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पार्किंसन डिजीज में, मसल रिजिड होंगी इनकी, ब्रेडिकाइनेसिस होगा, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में होंगे वो, स्लीप डिस्टर्बेंस इनका होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्पीच प्रॉब्लम होगी, स्लाइवेशन होगा, स्वेलिंग होगी, मेमोरी लॉस होगा। देन इनका ट्रीटमेंट देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम फिजियोथेरेपी लेते हैं। अगर मेडिसिन में देखें तो एंटी पार्किंसन डिजीज ड्रग्स भी होते हैं, लेवोडोपा और कार्बिडोपा, ये बहुत अच्छी दवाइयाँ और ज़्यादा यही यूज़ होती हैं आजकल लेवोडोपा और कार्बिडोपा एंटी पार्किंसन ड्रग। डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं, ब्रोमिक्रिप्टिन, फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जो कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ को कम करता है और डोपामिन एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिन्हें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। बेंजोट्रोपिन देते हैं, फिर एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं। फिर फिजिकल थेरेपी में हमारे फिजियोथेरेपी आ गई, पीटी आ गया, ओटी आ गया, ये एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी रिजिडिटी और ट्रिमर्स उनके पोस्चर को अलाइन करते हैं, उनकी मूवमेंट को फिर से रिगेन करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देते हैं, जितना अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट उतनी अच्छा होता है पेशेंट का। फिर एक होता है MAOB इनहिबिटर, ये रेसाजिलिन एंड सैलिसिलिन होता है, ये भी देते हैं हम। एक कॉम्प इनहिबिटर होता है, इनटेकेफ्लोन एंड टॉलकेफ्लोन, ये मेडिसिन देते हैं, ये भी हमारे पार्किंसन डिजीज में काम आते हैं। तो ये हमारे पार्किंसन डिजीज